चलो, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, एम्प्लॉइज बेनिफिट का अकाउंटिंग कैसे होगा। डिपेंड करता है कि बेनिफिट कौन सा है, डिपेंड करता है कि बेनिफिट कौन सा है। अगर ये बेनिफिट शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स है, इन सब पे डिपेंड करता है। मान लो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है, यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया और ये शॉर्ट टर्म है। अभी शॉर्ट टर्म बेनिफिट का मतलब क्या, जहां से अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, आपका बैलेंस शीट जब बना, बैलेंस शीट जिस दिन को बना वहां से 12 महीने काउंट करना है। यानी 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बना तो वहां से 12 महीने, तो वहां से 12 महीने तक कोई बेनिफिट देना है या उससे पहले बेनिफिट दे देना है तो इसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। जैसे कि सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, बोनस, अलाउंसेस, ये शॉर्ट टर्म है। अलाउड टू एम्प्लॉई लेस देन इक्वल टू 12 मंथ, है ना, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ, तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। अकाउंटिंग कैसे करोगे, उसका अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस पे होगा। अक्रूअल बेसिस का मतलब क्या, अगर 12 महीने की जो पगार थी, 12 महीने की सैलरी थी, मान लो कि एक महीने की सैलरी 1000, किसी एम्प्लॉय को आपने 12,000 दे दिए, मतलब 12 महीने का पगार हो गया, तो ये एज एन एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड। लेकिन लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इफ बेनिफिट मोर देन पेमेंट। अगर आपने 12 महीने की सर्विसेज ली एम्प्लॉय से, 12 महीने का बेनिफिट लिया, लेकिन आपने पेमेंट 10 महीने का ही किया, तो बाकी 2 महीने का आपको मानना पड़ेगा लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसी तरीके से अगर आपने पेमेंट ज्यादा कर दिया, आपने सर्विसेज ली 12 महीने लेकिन पेमेंट कर दिया आपने 15 महीने का, सैलरी पेड इन एडवांस, तो क्या बन जाएगा, वो एसेट बन जाएगा, जो हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे एसेट पैसे, आउटस्टैंडिंग एडवांस, और ये दोनों ना हो तो 12 महीने का पगार, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड। ये सिंपल था। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में यहाँ कुछ डिस्काउंटिंग नहीं करना पड़ता, है ना। यहाँ आपको शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आपको एक्चुअल की सर्विसेज नहीं चाहिए होती, और यहाँ आपको कुछ डिस्काउंटिंग भी करना नहीं होता है। सर डिस्काउंटिंग करना क्या होता है, फ्यूचर की वैल्यू को आज में कन्वर्ट करना। मैंने आपको सिखाया, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा हुआ है ना, कि कोई एम्प्लॉई है 20 साल बाद रिटायर्ड होगा, तो 20 साल बाद उसको अगर ग्रेच्युटी पे करनी है तो अभी कितना प्रोविजन करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना। तो यहाँ ऐसा डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो इजी है। आप ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि एक्चुअल की सर्विसेज यहाँ पे नहीं चाहिए एंड डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चीज नहीं है, है ना। बाकी पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट में जरूरत पड़ेगी। पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब क्या, कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया, अब उसको बेनिफिट देना है, जैसे कि पेंशन का बेनिफिट, ग्रेजुइटी का बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट रिटायरमेंट के बाद, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। उसका अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं, एक तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, डिफाइन किया हुआ कंट्रीब्यूशन प्लान है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, ये दो प्लान है जिसके मुताबिक अकाउंटिंग कर सकते हैं। पहला कौन सा है, डिफाइन कंट्रीब्यूशन प्लान, इजी है थोड़ा। डिफाइन कंट्रीब्यूशन प्लान जिससे हम करते थे पीएफ कंट्रीब्यूशन, अगर आपको याद हो पीएफ का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉई के पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, और ये पैसे एम्प्लॉई को मिलेंगे जब वो रिटायर्ड होगा तब, ठीक है। तो अगर इस साल का कंट्रीब्यूशन, अगर इस साल का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने कर दिया है तो एक्सपेंस, अगर इस साल का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी, एडवांस में कर दिया है तो एसेट, है ना। पीएफ कंट्रीब्यूशन करते थे, याद है ना आपको, याद है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कुछ पैसे डिपॉजिट करता है, उसके रिटायरमेंट के टाइम पे पीएफ में वो पैसे मिलेंगे। अब ये जो पैसे कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर ने कर दिए,
तो पीएफ का कंट्रीब्यूशन हो चुका, तो इसको हम क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे एक्सपेंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है 12 महीने खत्म हो चुकी है लेकिन पीएफ का कंट्रीब्यूशन उसने 12 महीने का नहीं किया है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग है, करना बाकी है, तो इट बिकम्स अ लायबिलिटी। और अगर पीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने एडवांस में कर दिया है, एडवांस में कुछ पे कर दिया है, तो इट बिकम्स एसेट। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख देना, मैंने जो ग्रीन पेन से लिखा है वो लिख देना, मैं लिखना भूल गया था इसके अंदर। एंड दूसरा आता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये अंदर ही देख लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर देखेंगे डिफाइंड बेनिफिट प्लान कैसे होता है, अभी नहीं, धीरे से आपको आगे आएगा। अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, अदर लॉन्ग टर्म पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के अलावा दूसरे लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जैसे कि सैबेटिकल बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट। सैबेटिकल बेनिफिट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म लीव पे चले जाना, लॉन्ग टर्म लीव पे चले जाना। डिसेबिलिटी बेनिफिट, एम्प्लॉय डिसेबल हो गया, उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना पड़ेगा, उसका अकाउंटिंग करना है आपको लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो उसका अकाउंटिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है, कोई लॉ है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट में कोई स्टैट्यूट है, तो उसको देखना पड़ेगा आपको। और दूसरा, क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर का, वो भी देखो। एक कैलकुलेट करो ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, और यहाँ पे आपको एक्चुअल की सर्विसेज चाहिए होगी, एक एक्सपर्ट चाहिए होगा जो आपको ये सब गिन के देगा। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे करोगे, रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस एंड डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी होगी, वो बैलेंस शीट में जाएगा। कैसे करेंगे ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है, बाद में और लेक्चर्स आएंगे वहां पता चल जाएगा। एंड लास्ट में जो भी इजी है देख लेते हैं। एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स, टर्मिनेशन बेनिफिट का मतलब क्या, एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया, एकदम से रिटायरमेंट, मुझे नई जॉब करनी है, मुझे रिटायर हो जाना है, या वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम है ना, उसको रिटायर हो जाना है, बहुत काम कर लिया उसने, तो फिर अकाउंटिंग कैसे करोगे, जब वो रिटायर होना चाहेगा तो जितने पैसे उसको देने पड़ेंगे उस वक्त रिटायरमेंट के टाइम पे, है ना, वो सब के सब पैसे हम क्या कर देंगे, एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, अभी इन सभी को डिटेल में धीरे धीरे आगे देखेंगे।